वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट थर्ड लेक्चर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम थर्मोडाइनमिक्स की टर्म्स में बात करें तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा कि जो टोटल एनर्जी की, मतलब पूरे यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है, वो आपके पास या तो काइनेटिक एनर्जी है, किसी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, या फिर उसमें स्टोर्ड एनर्जी। अगर हम पानी की बात करें तो डैम में जो पानी होता है उसको स्टोर किया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है। अब वो एनर्जी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब वो एनर्जी फॉल करती है, मतलब आप डैम्स के गेट ओपन कर दो तो वो एनर्जी फॉल करती है। फॉल करने से क्या होता है कि वो एनर्जी नीचे जाके गिरती है टर्बाइंस पे। अब टर्बाइंस पे जब वो एनर्जी गिरती है तो वो जो आपके पास पानी है टर्बाइंस पे, वो मूव करवाता है उनको। और इस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशन की वजह से एनर्जी है। देखो, जब तक तो पानी था वो एज अ कांस्टेंट था, तब तक तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वो पानी नीचे आके गिरा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन जब गिरने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से टर्बाइंस मूव हुई तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि जब एक बॉडी पोजीशन चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जाती है। इससे हमारे पास पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी created nor be destroyed, nor destroyed, although it can be, although it can be converted from one form to another। इसके कहने का मतलब है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आप उसका स्वरूप जरूर बदल सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट रही। मतलब एनर्जी तो है ना, लेकिन कहीं जगह वो छुपी हुई है, कहीं जगह वो मूवमेंट में, कहीं जगह वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही। एनर्जी तो है पूरे यूनिवर्स की। ये आपके पास केमिकल रिएक्शंस में भी वैलिड होते हैं। किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, पर जो टोटल एनर्जी है रिएक्टिंग सिस्टम की और सराउंडिंग की, वो कांस्टेंट रहती है। इसके दो और तरीके हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो यूनिवर्स की सारी एनर्जी वो कांस्टेंट कहती है। जो एनर्जी है सिस्टम की, उसको आइसोलेट किया जा सकता है अगर सराउंडिंग से, तो हमारे पास वो भी कांस्टेंट आ जाएगी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, इसके पीछे का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। मतलब हम समझा नहीं सकते एग्जैक्टली कि आपके पास कोई रीज़न हो इसके लिए पीछे। ये ज़रूर इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते थे कि एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते। देखो, होता क्या था, जब स्टीम इंजन जैसी मशीन क्रिएट की गई तो माना गया कि हम किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पूरी तरह कन्वर्ट कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप पानी को फ्रीज़ करते हो फ्रीज़र में, देखो जब फ्रीज़ करते हो तो फ्रीज़ करने के साथ कुछ हीट भी निकलती है सिस्टम से, यानी कि आप पूरी की पूरी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है। और दूसरी तरह जेम्स जूल करके आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हर 4.18 जितना भी आपके पास सिस्टम में काम हो रहा है, कि 4.183 जूल का अगर काम हो रहा है सिस्टम पे, तो 1 कैलोरी ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही थी। यानी कि अगर 4.183 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो आपके पास 1 कैलोरी हीट आ रही थी। ठीक है। एनर्जी कंजर्व होती है केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इक्विवेलेंट होती है 26.4 किलो जूल। अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए H2O लिक्विड लिया आपने और उसको 286.4 किलो जूल की हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि H2 गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। अब
सिमिलरली इसी प्रोसेस को जब हम कंबाइन करते हैं H2 गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं H2O लिक्विड प्लस 286.4 किलो जूल। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि जो एनर्जी है आपके पास वो कंजर्व रही, क्योंकि अगर वो कंजर्व नहीं थी वाटर के फॉर्म में, तो वो निकली कैसे जब आपने उसको दोबारा तोड़ने की कोशिश की। अब जो हम इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो सकती है कि जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की उसको दो तरीक़ों से बदला जा सकता है, या तो हम हीट अलाउ करें सिस्टम में एंटर होना, या फिर सिस्टम पे किसी तरह का काम करें। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पशंस लेते हैं कि आपके पास वर्क डन हुआ है किसी सिस्टम से, आपने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी और बाद में वो U2 हो गई, तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि जो दूसरी इंटरनल एनर्जी होगी उसके लिए आपने U1 में वर्क किया प्लस हीट वहाँ से कुछ रिलीज़ हुई, तो U2 माइनस U1 किसके बराबर होगा, W प्लस Q के। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है W प्लस Q के। W क्या है आपके पास, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और Q क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम। ये आपके पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो तब था W अगर आपने वर्क डन सिस्टम पे किया, लेकिन अगर वर्क डन सिस्टम पे ना होता, इंस्टेड वर्क डन सिस्टम करता, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाता डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, क्योंकि वहाँ पे साइन कन्वेंशन वेरी कर जाती। एक एक्सप्रेशन हमारे पास और आ जाता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन थी W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल्टा वी जो हमने पहले निकाली थी, उसमें अगर ये वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास तो ये आंसर आ जाए। अगर इफ़ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रोसेस उस टाइम कैरी होगा, मतलब जो उस पर काम होगा, तो उस केस में डेल्टा वी वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट थी ना, जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एंड में रही। तो इससे क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी के बराबर। ठीक है, क्यू वी क्या है आपके पास यहाँ पे, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि अगर एक रिएक्शन को आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाते हो तो किसी भी तरह का काम नहीं होता है, और जो हीट एक्सचेंज होगी सराउंडिंग्स में वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। एक और चीज़, जो आपके पास आइसोथर्मल चेंजेस होते हैं, फॉर आइसोथर्मल चेंजेस इन एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस में अगर कोई आइसोथर्मल यानी कि कोई कांस्टेंट, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज नहीं आता है, तो एक्सपेंशन जो है वैक्यूम में वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि हम कह सकते कि इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो, क्योंकि वर्क डन आपके पास ज़ीरो है। अब वर्क डन देखो किसके बराबर होता है, पी एक्स इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी में किसी तरह का चेंज नहीं आता, और दूसरी चीज़ कि क्यू भी आपके पास ज़ीरो होता है। जाउल ने बताया कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो होने की वजह से, क्योंकि आपके पास यू एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए डेल्टा ज़ीरो है सभी आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए। ये डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो है आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एंड में आपके पास रहेगी। अब अगर हम बात करें डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, देखो इस इक्वेशन को अगर हमें बताना हो फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, अगर हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के लिए बता रहे हैं तो Q क्या होगा हमारे पास, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई एक्स वी एफ माइनस वी आई, प्रेशर एक्सटर्नल, और आपके पास फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज हो तो रिवर्सिबल
चेंज हो तो Q बराबर हो जाएगा -W के, यानी कि nRT log n VF बाई VI के बराबर। फॉर एडियाबैटिक चेंज के लिए, जहाँ पे हीट का कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, चेंज के लिए Q 0 है, इसीलिए डेल्टा U जो है वो W एडियाबैटिक वर्क के बराबर हो जाएगा। ये हम समझ सकते हैं कि एनर्जी जो है आपके पास स्टेट फंक्शन है और डेल्टा U डिपेंड कर रहा है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे। वहीं Q और W जो है वो स्टेट फंक्शंस नहीं है। जो Q और W की वैल्यू है वो डिपेंड करिए कुछ इस तरह की, अगर चेंज कैरी हो रहा है तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा U हमेशा Q प्लस W के बराबर है, इसीलिए Q प्लस W ये भी स्टेट फंक्शन बन जाता है। अगर कोई आइडियल गैस किसी में आइसोथर्मल चेंजेस हो रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो बदलती नहीं, यानी कि डेल्टा U 0 के बराबर रहता है। तो Q हम कह सकते हैं -W के लिए। ठीक है, बाकी हीट कन्वेंशंस और वर्क कन्वेंशंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर सिस्टम पे काम होता है तो आपके पास W पॉजिटिव होगा और अगर सिस्टम काम करता है तो W नेगेटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इसको हम समझा सकते हैं द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंथैल्पी क्या होती है, अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझना हो, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and the product of its pressure and volume। इसको डिनोट करते हैं H से। तो इस लॉजिक से H इज इक्वल टू U प्लस PV। U क्या है, इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर और V है वॉल्यूम। और इसको एंथैल्पी को हीट कंटेंट भी कहा जा सकता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ A से B जाने में, तो एंथैल्पी चेंज जो है किसी भी रिएक्शन का वो इक्वल होगा हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं तो जितनी हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है किसी रिएक्शन के दौरान, वो आपके पास डेल्टा H की वैल्यू दे देगा। अब अगर हम इसके कैरेक्टर से समझाना तो एंथैल्पी जो है ये भी इंटरनल एनर्जी की तरह एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आप किस रास्ते से हीट एनर्जी का चेंज करवा रहे हो, द ओनली थिंग मैटर्स इज़ कि मतलब आपके पास चेंज हो रहा है किसी तरह का। स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटरनल एनर्जी की तरह आप इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते। मान लीजिए आप हीट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास करें, तो क्या गारंटी है कि उसमें किसी तरह का लॉस नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ ही होगा। अब अगर एक केमिकल सिस्टम है आपके पास जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, वॉल्यूम V1 है और वो रिएक्ट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास H1 किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम 1 प्लस प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए हम उसकी वैल्यू P ही लेंगे, PV1। और दूसरा, अगर आपके पास एक और सिस्टम है जिसके केस में हीट चेंज H2 है, इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। तो डेल्टा H को लिखा जा सकता है H2 माइनस H1, यानी कि U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा U2 माइनस U1 प्लस P कॉमन ले लेते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिखा जा सकता है, यानी कि डेल्टा H एग्जैक्टली इक्वल है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर। ये कब तक वैलिड है, वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमारे पास क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W।
तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको ऐड करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू पी क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो हम कह सकते हैं क्यू पी बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के लिए, जहाँ क्यू पी क्या है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन एंथैल्पी है, एंथैल्पी में किसी भी तरह का चेंज आए वो इक्वल टू हीट चेंज है। अगर डेल्टा एच जो है क्यू पी के बराबर है, तो एंथैल्पी में किसी भी तरह का चेंज अगर आ रहा है तो वो हीट चेंज के बराबर है जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। हीट चेंज यानी कि इवॉल्व होना या एब्जॉर्ब होना किसी भी गैस का। अब जिन रिएक्शंस में आपके पास सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं, वहाँ डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करती, हालांकि उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है अगर हम गैसियस स्टेट्स की बात करें। मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, और एन आर और एन पी जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और मोल रिएक्टेंट्स और मोल्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं। अब किसी आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, पीवी की वैल्यू होगी एनआरटी के बराबर। ये आइडियल गैस इक्वेशन आई ना, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की। अगर गैसेस की बात की, इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम ही आपके पास चेंज हो रही है, रिएक्ट एन आर छोटे वाला, एंड देन टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर प्रोडक्ट की बात करें तो पी वी इज इक्वल टू एन पी आर टी। अब इसको अगर मैं पहली इक्वेशन ले लूँ और इसको सेकंड इक्वेशन ले लूँ, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी पी माइनस पी वी आर इज इक्वल टू एन पी आर टी माइनस एन आर आर टी। तो इसको लिखा जा सकता है पी ब्रैक कॉमन ले सकते हैं, वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर आर टी। तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ये गैसेस के लिए एन जी क्या है यहाँ पे, अगर डेल्टा एन जी की बात करनी हो तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। सॉलिड्स के केस में लॉ कम वैलिड होता है, ये सिर्फ गैशियस के लिए वैलिड होता है। तो जब पी डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास डेल्टा एन जी आर टी के बराबर आ रही है, तो हमें पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो उसकी जगह अगर हम लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो ये इक्वेशन भी ठीक होगी। तो हमें पता लग गया कि डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर है। तो हमें एक चीज़ और पता थी कि डेल्टा एच जो है वो हीट चेंज के बराबर है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो अगर इसको लिखना हो तो ये क्या है आपके पास, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा आपके पास एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और लास्ट में ये होगा आपके पास डेल्टा एन स्पेशली चेंज इन नंबर ऑफ moles of gaseous products and reactants, gaseous products and reactants, और RT का साथ में प्रोडक्ट। अब किन कंडीशंस पे, कंडीशंस क्या हैं, जब आपके पास डेल्टा एच जो है डेल्टा यू के बराबर है और क्यू पी जो है वो क्यू
वी के बराबर है। मतलब दोनों इनकी कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन क्या है? जब रिएक्शन जो है आपके पास एक क्लोज्ड वेसल में हो रहा है, कि मतलब आपने ढक्कन बंद करके उसमें रिएक्शन करवा रहे हो, वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है आपके पास और प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा इस केस में? जब डेल्टा वी ज़ीरो है, जब डेल्टा वी ज़ीरो है आपके पास, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा या फिर क्यू पी क्यू वी के बराबर होगा। सिमिलरली जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सॉलिड, जब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये क्या हैं? आर इन सॉलिड एंड स्लैश और लिक्विड स्टेट्स में, ये गैसियस स्टेट्स में नहीं होंगे, उस केस में आपके पास डेल्टा एच जो है डेल्टा यू के बराबर है। थर्ड केस, जब आपके पास डेल्टा एन जी की वैल्यू ज़ीरो है, इफ़ डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो डेल्टा एच जो होगा डेल्टा यू के बराबर है। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है पॉजिटिव है तो डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा यू, एंड इफ़ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू इज़ नेगेटिव तो क्या होगा? डेल्टा एच जो होगा लेस देन डेल्टा यू होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हीट एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसको डिफाइन किया जाता है एक ऐसी हीट या एनर्जी जिसकी ज़रूरत होगी ताकि हम टेम्परेचर रेज कर सके किसी भी बॉडी का बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक बार स्टेटमेंट लिखते फिर समझते हैं इसको। हीट कैपेसिटी is defined as the heat or energy needed to raise the temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी वो हीट है या एनर्जी है जो चाहिए होगी अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सकें। अगर किसी बॉडी को डी क्यू यानी कि छोटी अमाउंट में हीट सप्लाई करते हैं तो जिस टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपके पास डी टी, तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रेज्ड बाय डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू आपके पास हीट है और डी टी क्या है? स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो कह सकते हैं कि अगर हीट कैपेसिटी के लिए हम सिंबल यूज़ करें तो ये बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी के लिए। अब जो टोटल हीट सप्लाई हो रही है और उसका इफ़ेक्ट राइज इन टेम्परेचर डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक जनरल प्रोसेस लिए, स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? सी आपके पास डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा। दूसरा, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो सी वी बराबर होगा डी क्यू वी बाई डी टी के, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। थर्ड, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस आपके पास क्या होगा? सी पी बराबर होगा डी क्यू पी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि चेंज इन हीट एंथैल्पी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट जो होता है उसको हम कह सकते हैं, अगर ये चीज़ आ जाए हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात हुई है तो ये क्या होगा? टेम्परेचर यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो चाहिए होगी अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दें 1 डिग्री सेल्सियस और वो सिस्टम हो 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो ये क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
heat energy required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें किसी सिस्टम का मतलब कोई 1 ग्राम कोई चीज़ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी अगर हमें 1 मोल सब्सटेंस की हीट इंक्रीज करनी हो। 1 मोल सब्सटेंस इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी हीट की ज़रूरत होगी वो होगी स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। तो हम इसको Cm से डिनोट कर सकते हैं और C नॉर्मल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हमें हीट फाइंड आउट करना है जो इसको के लिए चाहिए होगी तो वो कितनी होगी, Q इज इक्वल टू C स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इंटू मास ऑफ सब्सटेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट कैपेसिटी C है उसको Cv से डिनोट किया जाता है और कांस्टेंट प्रेशर पे इसको डिनोट किया जाता है Cp से। तो हम कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारे पास Qp होगा वो बराबर होगा डेल्टा H के, यानी कि N Cp डेल्टा T के। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो Qv बराबर होगा डेल्टा U के और N Cv डेल्टा T के। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा H जो है वो हमें पता है डेल्टा U प्लस डेल्टा टाइम्स PV के बराबर है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हैं तो डेल्टा H जो है हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, क्योंकि हमें पता PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है यानी कि देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, अगर N 1 है तो PV क्या हो जाएगा RT के बराबर। तो डेल्टा H को लिखा जा सकता है डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, क्योंकि R कांस्टेंट है तो R बाहर आ जाएगा और आपके पास अंदर रह जाएगा डेल्टा T। अब अगर डेल्टा H की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी उसको पुट करें तो वो होगी N Cp डेल्टा T। उसी तरह डेल्टा U की वैल्यू N Cv डेल्टा T इज प्लस R डेल्टा T। तो उसको जब पूरी को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा T आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, सॉरी, और यहाँ भी है ना डेल्टा T, N सभी जगह से कट सकता है तो डेल्टा T और N इसको बाहर रहने देते हैं। Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R और यहाँ भी N डेल्टा T ये कट सकते हैं तो Cp बराबर होगा Cv प्लस R के, यानी कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के बराबर। वेरियस प्रोसेसेस के लिए आपके पास जो हीट कैपेसिटी है वो भी वेरी कर जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर का किसी तरह का चेंज नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा T 0 के बराबर है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर है हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो Q को जब हम 0 से डिवाइड करें, Q को क्या अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू देगा इन्फिनिटी। उसी तरह अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें जहाँ पे आपके पास हीट चेंज 0 हो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। अगर Q 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा T भी 0 आ जाएगा। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जिनमें आपके पास प्रेशर में किसी तरह का चेंज नहीं आता, उन प्रोसेसेस के लिए Cp इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T।
उसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस हो अगर, तो उसके लिए CV बराबर हो जाएगा Q/ΔT। इसके बाद आते हैं हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस, जिनके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस में आपके पास HP ज़्यादा है और किस में आपके पास HP कम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपके पास एट द एंड ऑफ, जब रिएक्शन ख़त्म होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ करती है। जैसे मान लीजिए A B के साथ रिएक्ट हुआ और उसने प्रोडक्ट दिए C+D+Q, यहाँ पे हीट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी Q रिलीज़ हुई है वो आपके पास हीट एनर्जी है, और हमें ऑलरेडी पता है कि जो हीट इवॉल्व हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, वो बराबर है डेल्टा H के। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR, यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब अगर हमें पता है कि जो HP है वो लेस देन HR है, यानी कि रिएक्टेंट्स की हीट ज़्यादा है, तो डेल्टा H इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे कि अगर एग्जांपल लिए हम, कार्बन सॉलिड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट होती है और साथ ही साथ 393.5 किलो जूल के करीब एनर्जी रिलीज़ होती। सिमिलरली अगर ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है जो कि Q है, तो अगर इसको हमें डेल्टा H के फॉर्म में समझाना हो तो ये वैल्यू हो जाएगी -393.5 किलो जूल, यानी कि इतना इसमें हीट डिफरेंस आया आपके पास। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन होती है हीट एनर्जी की। मान लीजिए आपने अपने हाथ पे एसीटोन रखा, तो क्या होता है, वो जल्दी से वेपर बन के उड़ जाता है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके हाथ से हीट ले लेता है वेपर बनने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर A+B को हीट प्रोवाइड की जाए तो वो क्या बना देगा, C+D, और अगर हीट यहाँ से निकल रही है तो इसको लिखा जा सकता है A+B गिव्स C+D-Q। इस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स की हीट होगी वो ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे N2 गैशियस जब ऑक्सीजन गैशियस के साथ कंबाइन करता है तो ये दे देता है 2NO गैशियस। यहाँ पे डेल्टा H क्या हो जाएगा, +180.5 किलो जूल। ठीक, तो अगर हम इनको ग्राफ्स के थ्रू समझाना हो, जैसे मान लीजिए अगर इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कुछ ऐसा आएगा। वो ये आपके पास हीट है और ये है रिएक्शन का पाथ, किस तरह जा रहा है। अगर यहाँ रिएक्टेंट्स की हीट है HR है, तो आपके पास प्रोडक्ट्स की हीट एनर्जी यहाँ होगी HP। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेल्टा H जो है वो HP माइनस HR के बराबर है और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो प्रोडक्ट्स की है। सिमिलरली अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करूँ तो H और P का ग्राफ आपके पास, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट्स की हीट एनर्जी और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ डेल्टा H पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं, इससे हम दो चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा H या फिर डेल्टा U ये दोनों नेगेटिव होंगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H या फिर डेल्टा U ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब देखो हमने एक रिलेशन निकाला था कि Cp माइनस CV जो है वो R के बराबर है। तो अब इसको देखो कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है,
आपने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट जितनी रिक्वायर हुई है वो है 100 जूल, यानी कि 100 जूल चाहिए, 100 जूल का वर्क डन हुआ है ताकि हम रेज कर सकें टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, माइनस पी डेल्टा वी के बराबर। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो डेल्टा यू जब हमें पता है क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है और डब्ल्यू ऑलरेडी ज़ीरो है तो ये होगा क्यू के बराबर। उसी तरह अगर हम कांस्टेंट, तो हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि जो सी वी है वो बराबर है डेल्टा यू के और वो क्यू के बराबर, यानी कि 100 जूल की सी वी बनी है आपके पास। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक दूसरा कंटेनर लिया, उसमें आपके पास वर्क जो डन हुआ है वो है -20 जूल के करीब, ऊपर पिस्टन लगा दिया और 100 जूल ऑफ एनर्जी जो है आपको देनी पड़ी है ताकि टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ये हो रहा है आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड होगी, क्योंकि गैस एक्सपैंड होती है ना हीट होने पे, मतलब वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू 100 + 20 यानी कि 120 जूल। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सी पी जो है वो हमेशा सी वी से ज़्यादा होगा और सी पी माइनस सी वी जो है ये चीज़ आर के बराबर हो जाएगी। एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास एक इक्वेशन है N2 गैस प्लस 3H2 गैसेस और ये प्रोडक्ट दे देती है 2NH3 गैसेस। तो यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा H की वैल्यू है वो है -92.38 किलो जूल और टेम्परेचर है अराउंड 298 किलो जूल। पूछा गया है कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी एट 298 केल्विन। तो हमें पता है कि जो डेल्टा एच है वो बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के। अब जैसे इक्वेशन है कि N2 गैसेस प्लस 3H2 गैसेस इट गिव्स प्रोडक्ट्स 2NH3 गैसेस। तो डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने, 2, माइनस रिएक्टेंट्स के 1 मोल इसका और 3 मोल इसके, -1 + 3, तो ये कितने आ जाएंगे एग्जैक्टली -2 मोल के बराबर। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -292,380, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस -2 इंटू 8.314 जो कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ से तो डेल्टा यू आ जाएगा -87.425 किलो जूल के बराबर। यहाँ एक टर्म और आती है जिसे हम कह सकते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होती है कि जब आप एक आइडियल गैस लेते हैं, चलिए समझते हैं इसको। अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है तो क्या होगा, अंदर वाली गैस जो है वो फोर्स लगाती रहेगी कंटिन्यू। तो हम कह सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी आइडियल गैस की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द यू ऑफ एन आइडियल गैस increases during an isothermal process when the gas is expanded by adding more molecules to it। तो जो मैक्सिमम वर्क एक गैस कर सकती है, मैक्सिमम वर्क अ गैस कैन डू इफ इट इज अलाउड टू
तो वर्क डन जो होगा आपके पास एग्जैक्टली वो क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। तो हम कह सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए आपके पास जब आइसोथर्मल प्रोसेस है, गैस को एक्सपैंड किया जा रहा है कुछ मॉलिक्यूल्स जाने पे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन। और इस केस में जो वर्क डन होता है ज़ीरो, यानी कि गैस जो वर्क कर सकती है ये मैक्सिमम होगा। और ये तब होता है जब वो एक्सपैंड कर सके हाइजोथर्मली। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अ गैस expands by 0.5 liter against an external pressure of 1 atm। तो कैलकुलेट कीजिए वर्क डन क्या होगा ऐसे केस में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई गैस है वो एक्सपैंड कर रही है बाय 0.5 लीटर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जो कि 1 एटमॉस्फेयर के करीब है, तो वर्क डन क्या होगा। वर्क डन की इक्वेशन हमें पता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटीएम और वो डेल्टा वॉल्यूम कितनी दे रखी है 0.5 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 0.5 एटीएम लीटर के। अब हमें पता है कि 1 एटीएम लीटर जो है 101.3 जूल के बराबर है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू 101.3 जूल। देयरफॉर इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है किसी भी गैस के द्वारा। ये जो आपके पास पी एक्सटर्नल डेल्टा वी की इक्वेशन ये तभी वैलिड होती है किसी भी केस में अगर प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है। लेकिन अगर प्रेशर भी वेरिएबल हो जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी।